नमस्कार आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 15 में इंडिपेंडेंट इवेंट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। दिया हुआ है कि ताश की गड्डी से 2 कार्ड निकाला जा रहा है। पहला कार्ड निकालने के बाद फिर उसको उस गड्डी में नहीं लौटाया जा रहा है। दिया हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट, ये टर्म दिया हुआ है, तो वो कार्ड बाहर रह जाएगा। फिर ताश की गड्डी से और एक कार्ड निकाला जाएगा, तो दोनों बार ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये निकालना है। माना कि ई एक इवेंट है, वो बता रहा है कि पहले बार एक कार्ड निकालेंगे और वो ब्लैक होना है, और एफ एक अलग इवेंट है जो कि बता रहा है कि दूसरे बार एक कार्ड निकालेंगे तो वो ब्लैक होना है, जबकि पहले बार में जो कार्ड निकाला गया है वो ब्लैक। अभी हम लोग ई इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ई इवेंट है कि ताश की गड्डी में टोटल कार्ड है 52 और उसमें 26 ब्लैक कार्ड्स है, तो हमें एक ब्लैक कार्ड निकालना है। तो ई का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा टोटल ब्लैक कार्ड 26 और टोटल कार्ड 52, तो 26/52। अब है कि जो कार्ड निकाला गया, जो ब्लैक कार्ड निकाला गया, उसको बाहर ही रखा गया, उसको फिर रिप्लेस नहीं किया गया उस गड्डी में। तो अभी 26 ब्लैक कार्ड में एक ब्लैक कार्ड घट गई, मतलब 25 ब्लैक कार्ड उसमें रहा, और टोटल कार्ड 52 में से एक घट गया, तो टोटल कार्ड रहा 51। अब टोटल कार्ड 51 है, टोटल ब्लैक कार्ड 25 है। अब एक ब्लैक कार्ड निकालना है, तो उसका प्रोबेबिलिटी को हम लोग P/E बोलेंगे। इसलिए F/E बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक कार्ड उसमें निकाला जा चुका है, एक ब्लैक कार्ड निकाला जा चुका है, उसको बाहर रख दिया गया है, वो मतलब ई इवेंट घट गई है। इसीलिए एफ इवेंट के साथ हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा लेंगे, तो P/F/E इक्वल टू होगा, अभी 25 ब्लैक कार्ड है, तो 25 और टोटल कार्ड है 51, तो 25/51। तो हमें निकालना है कि दोनों टाइम पर ब्लैक कार्ड आना है, मतलब ई इवेंट और एफ इवेंट का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ई इंटरसेक्ट एफ का प्रोबेबिलिटी हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं, PE मल्टीप्लाई P/F/E। तो PE है यहां पर 26/52, ये मल्टीप्लाई P/F/E है 25/51, तो ये हो गया 25/102। हम लोग दूसरा प्रोसेस से भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि टोटल ब्लैक कार्ड 26 है और टोटल कार्ड 52 है। हमें 2 ब्लैक कार्ड निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब हम लोग एक साथ भी 2 कार्ड को निकाल सकते हैं ब्लैक कार्ड। तो इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि दोनों कार्ड ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 26C2 बाई टोटल कार्ड 52 है 52C2, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर 25/102 हो जाएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि एक बॉक्स में कुछ ऑरेंज है
3 ऑरेंज एक के बाद दूसरा निकालते जाएंगे। पहले बार में एक ऑरेंज निकाला लेकिन उसको लौटाया नहीं गया बॉक्स में। यहां पर दिया हुआ है केस है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो निकल जाएगा एक ऑरेंज उसको बॉक्स में फिर लौटा नहीं देना है। फिर दूसरे बार में एक ऑरेंज निकाला जाएगा, उसको भी बॉक्स में लौटाया नहीं जाएगा। तीसरे बार में भी एक ऑरेंज निकाला जाएगा, उसको भी बॉक्स में लौटाया नहीं जाएगा। यहां पर दिया हुआ है कि टोटल ऑरेंज 15 है, जिसमें 12 अच्छा ऑरेंज है और 3 खराब ऑरेंज है। तो तीनों बार में अच्छा ऑरेंज आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर तीनों बार में अच्छा ऑरेंज आ जाए तो ऑरेंज को सेल करने के लिए अप्रूव किया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखें कि 3 इवेंट हम लोग के पास बन रहा है। तो ई है एक इवेंट जो पहले बार में अच्छा ऑरेंज आना, एफ है दूसरे बार में अच्छा ऑरेंज आना, और जी है तीसरे बार में अच्छा ऑरेंज आना, मतलब निकलना। चूंकि केस है विदाउट रिप्लेसमेंट और हम लोग को तीनों बार में अच्छा ऑरेंज आना है, तो तीनों बार में अच्छा ऑरेंज आने का इवेंट को हम लोग ई इंटरसेक्ट एफ इंटरसेक्ट जी नाम देंगे। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा पी ई इंटरसेक्ट एफ इंटरसेक्ट जी इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, चूंकि लौटाया नहीं जा रहा है तो ये पी ई मल्टीप्लाई पी एफ स्लैश ई मल्टीप्लाई पी जी स्लैश ई इंटरसेक्ट एफ। तो पी ई कितना है? पहले तो हम लोग के पास 12 अच्छा ऑरेंज है और टोटल ऑरेंज 15 है, तो एक अच्छा ऑरेंज निकालने का प्रोबेबिलिटी मतलब पी तो 12/15 होगा। तो वो अच्छा ऑरेंज जो निकल गया है उसको लौटाया नहीं जा रहा है। तब एफ इवेंट मतलब अच्छा ऑरेंज निकलना शर्त है कि पहले बार में अच्छा ऑरेंज निकल चुका है, मतलब अब अच्छा ऑरेंज बचा हुआ है 12 - 1 मतलब 11, और टोटल ऑरेंज बचा हुआ है 15 - 1 14। तो पी एफ स्लैश ई प्रोबेबिलिटी होगा कि 11 अच्छा ऑरेंज बचा हुआ है और टोटल ऑरेंज बचा हुआ है 14, तो 11/14। अब दोनों अच्छा ऑरेंज जो बाहर आ गया है उसको तो लौटाया नहीं गया है, तो अभी अच्छा ऑरेंज 12 - 2 मतलब 10 बचा, और टोटल ऑरेंज 15 - 2 मतलब 13 बचा। तो तीसरे बार में अच्छा ऑरेंज आने का प्रोबेबिलिटी 10/13। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44/91। इसको दूसरे प्रोसेस से भी हम लोग बना सकते हैं। चूंकि तीनों बार में अच्छा ऑरेंज आना है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब 3 अच्छा ऑरेंज आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? टोटल अच्छा ऑरेंज कितना है? 12 है, तो 12C3 बाई टोटल ऑरेंज 15 है तो 15C3, तो ये 44/91 हो जाएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम है कि 2 बॉल को एक बॉक्स से निकालना है। कंडीशन है विथ रिप्लेसमेंट, मतलब एक बॉल निकाला गया, एक बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी निकाला गया। अब उस बॉल को फिर बॉक्स में रिटर्न कर दिया जाएगा, तो फिर दूसरे बॉल निकालना है, फिर प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहां पर विथ रिप्लेसमेंट मतलब है कि पहले बार में अगर मान लेते हैं कि रेड बॉल निकाला तो उसको बाहर नहीं रख करके फिर वो लौटा दिया जाएगा बॉक्स में, मतलब पहले बार में जितना रेड बॉल था दूसरे बार फिर एक
रेड बॉल अगर निकालना है तो उतना ही रेड बॉल रह जाएगा, क्योंकि हम लोग उस बॉल को फिर बॉक्स में रिटर्न कर चुके हैं। और टोटल नंबर ऑफ बॉल भी पहले बार में जितना रहेगा दूसरे बार में भी उतना ही रहेगा। तो चलिए देखें हम लोग कि क्या करना है। हम लोग का बॉक्स में 10 ब्लैक बॉल है और 8 रेड बॉल है। तो हम लोग को कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये नंबर 1 है, बोथ बॉल्स आर रेड, मतलब दोनों बार जो बॉल निकाला जाएगा वो रेड होगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। दूसरा नंबर है कि पहले बार में ब्लैक और दूसरे बार में रेड, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। 3 नंबर है कि पहले बार में ब्लैक दूसरे बार में रेड, या पहले बार में रेड दूसरे बार में ब्लैक, तो इस घटना का भी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहले नंबर 1 को ले लेते हैं कि बोथ बॉल्स आर रेड। तो हम लोग नंबर 1 में एक इवेंट लिया जो कि बता रहा है कि पहले बार में जो बॉल निकाला गया बॉक्स से वो रेड है। फिर एफ दूसरा इवेंट है कि वो दूसरे बार में जो बॉक्स से बॉल निकाला गया वो रेड है। तो चूंकि ये विथ रिप्लेसमेंट का केस है, मतलब पहले बार में अगर रेड बॉल निकाला तो फिर उसको बॉक्स में रिटर्न कर दिया गया, विथ रिप्लेसमेंट इसी को कहते हैं। मतलब दूसरे बार का जो एक घटना घटेगी तो वो पहले बार का घटना से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि टोटल बॉल जो पहले बार में जैसा था दूसरे बार में भी वैसा है। पहले बार में रेड और ब्लैक बॉल की संख्या जितनी थी दूसरे बार में भी उतना ही रहा। तो इसीलिए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PF/E का मतलब है PF। तो चूंकि ये नंबर 1 में है कि दोनों बार में रेड बॉल आना, तो दोनों बार में रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी को PE इंटरसेक्ट F बोलेंगे, और ये हो जाएगा फॉर्मूला से PE मल्टीप्लाई PF/E। तो PF/E क्या है? PF है, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कोई प्रभाव यहां नहीं पड़ रहा है। तो PE कैसे निकलेगा? PE मतलब है कि पहले बार में एक रेड बॉल निकालना। रेड बॉल की संख्या कितना है? 8। टोटल बॉल कितना है? 10 + 8 18। तो 8/18 एक रेड बॉल निकालना, तो ये हो गया 8/18 PE। अब PF क्या होगा? दूसरे बार में भी रेड बॉल उतना ही है, क्योंकि रेड बॉल जो निकाला गया था उसको रिटर्न कर दिया गया है और टोटल बॉल भी सेम रहा, इसीलिए PF का भी प्रोबेबिलिटी एक रेड बॉल आने का 8/18 होगा। इसको सिंप्लीफाई करने से 16/81 हो जाएगा। तो ये हो गया दोनों बार में रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी। अब नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें है कि पहले बार में ब्लैक बॉल आना और दूसरे बार में रेड बॉल आना। तो हम लोग इवेंट को मान लेते हैं E, जो पहले बार में एक ब्लैक बॉल आना, और F है दूसरे बार में एक रेड बॉल आना। तो चूंकि हम लोग पहले बार में अगर हम लोग एक ब्लैक बॉल निकालते भी हैं तो दूसरे बार में बॉल निकालने के पहले उसको बैग में लौटाया दिया गया। तो लौटा दिया गया तो इसका मतलब दूसरे बार में जो घटना घटेगी उसके साथ पहले बार का घटना का कोई संबंध ताल्लुक नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कोई प्रभाव यहां नहीं पड़ेगा और PF/E = PF हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है कि पहले बार में ब्लैक दूसरे बार में रेड, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है PE इंटरसेक्ट F। तो PE इंटरसेक्ट F का फॉर्मूला है PE मल्टीप्लाई PF/E। चूंकि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कोई प्रभाव नहीं है, इसीलिए PF/E मतलब है PF। अब PE निकालना है। PE क्या है? E है एक ब्लैक बॉल आना।
तो ब्लैक बॉल की संख्या कितना है, 10 है, और टोटल बॉल है 10 + 8 18, तो PE हो जाएगा 10/18। अब PF निकालना है। F क्या है कि एक रेड बॉल आना, चूंकि दूसरे बार में उतना ही रेड बॉल रहा, उतना ही ब्लैक बॉल रहा, उतना ही टोटल बॉल रहा जो पहले बार में था। तो रेड बॉल की संख्या 8 है, टोटल बॉल है 18 है, तो 8/18, तो ये सिंप्लीफाई करके 20/81 हो गया। अब हम लोग 3 नंबर प्रॉब्लम को करेंगे। इसमें बोल रहा है कि पहले बार में ब्लैक, दूसरे बार में रेड, या पहले बार में रेड, दूसरे बार में ब्लैक। तो हम लोग का या वाला 2 केस हो गया। तो अगर पहले बार में ब्लैक होगा तो ब्लैक कितना होता है, 10, टोटल है 18, तो 10/18। दूसरे बार में रेड तो 8/18 प्रोबेबिलिटी। या मतलब यहां पर प्लस, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस है, दोनों बार अलग अलग है। पहले बार में रेड 8 है, रेड बॉल 8/18 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। दूसरे बार में ब्लैक बॉल 10 है, तो 10/18 हो जाएगा। और इसको हम लोग कैलकुलेशन करके 40/81 पाएंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि एक फेयर कॉइन है और एक अनबायस्ड डाई है। फेयर कॉइन का मतलब कॉइन में एक साइड में हेड और दूसरे साइड में टेल रहता है। अगर इसको थ्रो किया गया तो हेड या टेल आने की संभावना है। अगर हेड और टेल आने की संभावना बराबर हो तो इसको फेयर कॉइन कहेंगे। उसी तरह अनबायस्ड डाई मतलब एक पासा है जिसको अगर थ्रो करे तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 में से कोई आने की संभावना है। अगर प्रत्येक नंबर का आने की चांस सेम हो तो उसको अनबायस्ड डाई कहा जाएगा। तो दोनों को उछाला गया और यहां कहा गया कि ये एक इवेंट है जो बताता है कि कॉइन में हेड आएगा, और बी दूसरा इवेंट है वो बता रहा है कि डाई में 3 आएगा, मतलब पासा में 3 आना है। तो दिखाना होगा कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं। अगर एक कॉइन मतलब फेयर कॉइन और अनबायस्ड डाई को हम उछालते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा कि ये कॉइन के लिए जो सैंपल स्पेस होगा और पासा के लिए जो सैंपल स्पेस होगा दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो ये सैंपल स्पेस हो गया किसका, कॉइन का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हो गया सैंपल स्पेस पासा का मतलब डाई का। तो दोनों को जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 मिलेगा, मतलब 12 एलिमेंट्स हो जाएगा। अब ए है एक इवेंट जिसमें हेड आना है, तो हेड कहां पर है, यहां 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 पर है। ये सब एलिमेंट्स को कलेक्शन कर लेते हैं और उसका नाम हो जाएगा इवेंट ए। अब इवेंट बी का नाम है, ये है 3 ऑन द डाई, मतलब पासा में 3 आना है। 3 कहां पर है, यहां देखिए 3, यहां भी 3। यही 2 एलिमेंट को लेके हम कलेक्शन कर लेते हैं, एक सेट बना लेते हैं, तो इवेंट बी बन जाएगा। अब ए इंटरसेक्ट बी, ये दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, तो H3 है। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ए का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। चूंकि ए में कितना एलिमेंट्स है, ये 6 एलिमेंट्स है, तो 6 बाई सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट्स है, 12, तो 6/12, तो ये हाफ हो गया। अब बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। बी में कितना एलिमेंट्स है, 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2 बाई सैंपल स्पेस में 12 एलिमेंट्स है,
इसीलिए 2/12 मतलब 1/6। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, PA मल्टीप्लाई PB मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1/6 मतलब 1/12 हो गया। इसको नंबर 1 नाम दे दिया। अब A इंटरसेक्ट B का प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसमें एक एलिमेंट है तो 1/12 सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स की संख्या, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्ट B इक्वल टू 1/12। ये नंबर 2 इसका नाम दिया। 1 और 2 से हम देख रहे हैं कि PA इंटरसेक्ट B इक्वल टू PA मल्टीप्लाई PB जो कि 1/12 के बराबर है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का जो कंडीशन रहता है उसको तो फुलफिल कर दिया। तो फुलफिल कर दिया तो A और B दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है कि एक डाई यानी पासा में 1 2 3 वाला फेस रेड कलर का है और 4 5 6 वाला फेस ग्रीन कलर का है और इसको टॉस किया गया। दिया हुआ है कि ए एक इवेंट है जो कि बता रहा है कि नंबर क्या होगा, आने वाला नंबर इवन है, सम संख्या है, और बी एक दूसरा इवेंट है, वो बता रहा है कि आने वाली संख्या रेड होगा। तो अब दिखाना है क्या इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चूंकि दिया हुआ है कि 1 2 3 ये सब रेड कलर का है तो 1 के बगल में आर लिख देंगे तो समझ जाएंगे कि ये 1 ही है, रेड कलर का बना हुआ है। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो हम 1 जो रेड कलर का है तो ब्रैकेट में आर लिख दिया, 2 जो रेड कलर का है तो ब्रैकेट में आर, 3 रेड कलर का तो ब्रैकेट में आर, 4 ग्रीन कलर का तो ब्रैकेट में ग्रीन, 5 ग्रीन कलर का तो ब्रैकेट में ग्रीन जी, और 6 भी ग्रीन कलर का इसीलिए ब्रैकेट में जी दे दिया। अब ए इवेंट है कि इवन नंबर आना है। इवन नंबर हम देख रहे हैं यहां 2R 4G 6G, इसको कलेक्ट करके ए बन गया। अब बी इवेंट है वो रेड हम लोग देखे यहां पर 1R 2R 3R। अब ए इंटरसेक्ट बी, ए और बी का कॉमन एलिमेंट कौन है, 2R है, सिंगल एलिमेंट है। तो चलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 3 है और सैंपल स्पेस में 6 है, तो 3/6 मतलब 1/2, ये नंबर 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कितना एलिमेंट्स है, 3 है और सैंपल स्पेस में 6, तो 3/6 तो ये हाफ हो गया, ये नंबर 2। ए इंटरसेक्ट बी में सिंगल एलिमेंट है, एक एलिमेंट, तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा पी ए इंटरसेक्ट बी 1/6, 6 है सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये 3 नंबर हो गया। तो पी ए और पी बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर हाफ मल्टीप्लाई हाफ मतलब 1/4, ये 4 नंबर हो गया। 3 और 4 का राइट साइड को देखेंगे तो पाएंगे कि 3 में राइट साइड में 1/6 है और 4 में राइट साइड में 1/4 है, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। यहां 1/6, यहां पर 1/4, 1/6 इज नॉट इक्वल टू 1/4। तो इसका मतलब हो गया लेफ्ट साइड भी इक्वल नहीं है। लेफ्ट साइड में है पी ए इंटरसेक्ट बी 3 में, और 4 में लेफ्ट साइड में पी ए मल्टीप्लाई पी बी, ये दोनों इक्वल नहीं है। पी ए इंटरसेक्ट बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का शर्त को फुलफिल नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया
लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।